हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे और सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना रैंकर प्रैक्टिस सीरीज का डे 32 का टास्क, दैट इज डीपीपी नंबर 32। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी प्रोवाइड की जा रही है और हर डीपीपी के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे ढंग से आप सॉल्व करो। ठीक है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको अच्छी, मतलब सभी प्रॉब्लम्स अच्छी मिलेंगी ना, सभी प्रॉब्लम्स अच्छी हैं। हाँ, कुछ आसान हो सकती है बट प्रॉब्लम अच्छी है ना। ठीक है, नाउ बात करते हैं ना, तो क्या बात की जाए ना। पहला हम बात करते हैं कि उसके पैटर्न के बारे में। सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस एक और दो सिंगल करेक्ट है, 3 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स हो गए। उसके बाद में हमारे पास 5 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स दे दिया। ठीक है, और बाद में इसका आंसर की दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में? सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है। इन ए पैराबोला बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। एक पैराबोला दे रखा है, 2 पॉइंट पी एंड क्यू आर टेकन सच दैट टेंजेंट ड्रॉन टू पैराबोला एट दिस पॉइंट मीट डायरेक्ट्रिक्स इन आर। मतलब उन जो पॉइंट्स पे हमने जो टेंजेंट ड्रॉ की गई है, एक तो स्टैंडर्ड पैराबोला है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, यहां मान लेते हैं कि ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है, मान लेते हैं एक टेंजेंट कुछ ऐसे जा रहा है, दूसरा टेंजेंट कुछ ऐसे गया। ठीक है, ये कुछ ऐसे मान लेते हैं। मान लेते हैं कि दिस इज द पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। तो पी क्यू अपने आप में क्या होगा? फोकल कॉर्ड होगा। ऑब्वियसली आपको मालूम होना चाहिए कि अगर डायरेक्ट्रिक्स अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कराएं तो ऑब्वियसली दोनों कैसे आएंगे? 90 डिग्री पर भी आएंगे। ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, आप परपेंडिकुलर। ठीक है, और मान लो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी और क्यू है, तो ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनेगा। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रहनी चाहिए, जो मैंने अभी बोला है ना, इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है, कोई काम आता है सारी पॉइंट्स ना। आगे पूछा है फोकस ऑफ लोकस ऑफ सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। जो ट्राइंगल पी क्यू आर है, ठीक है, ट्राइंगल पी क्यू आर, ये पी क्यू आर का सरकम सेंटर का लोकस। ठीक है, तो 90 डिग्री आ गया, 90 के सामने वाला हमारे पास में क्या बनेगा? हाइपोटेनस। तो भैया 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता है सरकम सेंटर क्या होता है? हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। ठीक है, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या होगा? सरकम सेंटर होता है। ठीक है, तो पॉइंट पी का अगर कोऑर्डिनेट अगर मैं बात करूं, तो अगर T1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, T1 का मतलब क्या हुआ? ए T1 स्क्वायर कॉमा 2a T1। ठीक है, तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट अगर आपने T2 ले लिए, T2 का मतलब कितना है? ए T2 स्क्वायर कॉमा 2a T2 है। कुछ बातें आपको मालूम चल गई, पी क्यू फोकल कॉर्ड है, तो T1 T2 बराबर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ तो अगर T2 का वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ तो ये कितना आ जाएगा? a अपॉन 1 अपॉन ऑफ T1 स्क्वायर। T2 का वैल्यू -1 अपॉन T1 पुट कराएंगे तो -2a अपॉन T1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक, तो T2 के कोऑर्डिनेट आ गए। हमें क्या चाहिए? सरकम सेंटर का लोकस चाहिए। तो जिसका हमें लोकस निकालना, मान लो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या है? सरकम सेंटर बनेगा, और इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? h, k मान लिए। इसका लोकस निकालना है, तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बहुत ध्यान से समझो। h इक्वल टू तो हम क्या बोल देंगे? दोनों का मिड पॉइंट। तो कितना आ गया? a तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ऑफ T1 स्क्वायर। ठीक है ना, अपॉन में 2 आ रहा है तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया 2h, एंड सिमिलरली 2 के इक्वल टू में लिख लेता हूँ, कितना आ जाएगा? y1 प्लस y2। तो y1 तो कितना आ गया? 2a, तो चलो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा T1 माइनस ऑफ 1 अपॉन ऑफ T1। ये आ जाएगा y1 प्लस y2, ये आ गया। ठीक है ना, आपको करना क्या? h और k में एक रिलेशन निकालना है। लोकस चाहिए ना h और k का, तो लोकस सर्कम सेंटर का अगर लोकस निकालना है तो h और k में एक रिश्ता चाहिए आपको ना अल्टीमेटली। तो देखो बहुत आसानी से लिख सकते हैं, 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, k अपॉन a का वैल्यू कितना आ रहा है? T1 माइनस T1 अपॉन T1, ये आया। एक बात तो मुझे ये समझ में आई। दूसरा पॉइंट, तो 2h यहाँ पर लिखा हुआ, a हमने यहाँ ले लिया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? T1 माइनस 1 अपॉन T1 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना आ जाएगा? प्लस का 2, ऐसे लिख सकते हैं। सही बात है ना। अब हमने क्या किया? T1 माइनस 1 अपॉन T1 का वैल्यू यहाँ से पुट किया, तो a तो यहाँ लिखा हुआ है ही, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? k स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा? a स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे, प्लस का 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, उसका एलसीएम ले लेते हैं।
तो एलसीएम जब लेंगे तो भैया के स्क्वायर तो यहाँ से बनेगा, दिस इज 2a स्क्वायर बना, अपॉन में a स्क्वायर आएगा, a से कट हो जाएगा और दैट इज 2ha आ गया। ठीक है, a इसको हमने इस साइड और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो मैं क्लियर हो गई। नाउ अब देखो ये एक्चुअली लिखा क्या है, h को k का लोकस चाहिए तो k को तो मैं y से रिप्लेस कर दूंगा, तो y स्क्वायर तो यहाँ से आया प्लस ऑफ 2a स्क्वायर यहाँ से आया, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2h को x से तो 2ax, कुछ ऐसे लिख लिया हमने। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2ax माइनस ऑफ 2a स्क्वायर हमने यहाँ लिखा। नाउ तो यहाँ से देखो y स्क्वायर, तो यहाँ से 2a कॉमन ले लिया तो x माइनस ऑफ a आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एक पैराबोला आ गया। सर्कम सेंटर का लोकस क्या आ रहा है, पैराबोला आ रहा है। अब इसका मुझे क्या चाहिए, फोकस चाहिए, तो फोकस तो क्या आ जाएगा, a,0। ठीक है, अब देखो a इसको अपने मान ले कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल 4ax, जहां पर 4a का वैल्यू तो कितना आ रहा है 2a, तो a का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा a/2 आ गया है ना। ठीक है, तो कैपिटल x का वैल्यू कितना आ जाएगा x माइनस ऑफ a इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना आ जाएगा a/2। कैपिटल y का वैल्यू तो स्मॉल y आ गया, 0 यहाँ से आया, तो स्मॉल x इक्वल टू कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 3a/2, तो यहाँ से आ गया और y का वैल्यू 0 आया, तो फोकस क्या आया, यही फोकस आया ना। फोकस कितना आ जाएगा 3a/2, 0 आ रहा है। पहले का क्या आंसर होगा, सी ऑप्शन आएगा, फोकस ऑफ लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल PQR विल बी कितना आ जाएगा 3a/2, 0 आएगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको पहला वाला प्रॉब्लम ढंग से क्लियर हुआ। ठीक है, अच्छा इस प्रॉब्लम में देखो कुछ कुछ बातें देखी ना सीखने वाले पॉइंट से। पहला तो क्या था कि अगर मान लो कि इन पॉइंट P और Q पर टेंजेंट है, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स पे आके इंटरसेक्ट कर रहा है तो इट मीन कि एंगल 90 डिग्री होगा, P और Q अपने आप में फोकल कॉर्ड होगा। फोकल कॉर्ड होगा तो T1 T2 बराबर -1 होगा। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए ना। ठीक बच्चों, तो फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है, सी आ रहा है, पहले का एकदम सही आंसर है। नाउ मूव करते हैं सेकंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकंड प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया और आसान सा प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, इफ सेक इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स ऑफ इतना कुछ लिखा हुआ है प्लस साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर लैम्डा, है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। हैज नो सॉल्यूशन, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा। देन एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यू ऑफ लैम्डा इज, तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन ना है, इसके लिए लैम्डा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यही पूछना चाह रहा है। अब देखो पहली बात तो क्या, इनवर्स की प्रॉब्लम्स है, तो इनवर्स की प्रॉब्लम्स को जब भी डील करना होता है तो हमेशा डोमेन के बारे में सोचा करो। मतलब इसका अगर मैं डोमेन लिखूं तो भाई एक वैलिड कब हो, जब x -1 से छोटा और x +1 से बड़ा हो, इक्वल टू का साइन भी आएगा। एंड ठीक है, 9y स्क्वायर -1 ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा होना चाहिए, 1 और -1 के बीच में होना चाहिए। एंड मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, अब देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बारे में बात करें तो यहाँ से अगर मैं वाई स्क्वायर निकालूं तो वाई स्क्वायर तो ऑलवेज कैसा आएगा, 1/9 के इक्वल होगा या 1/9 से बड़ा होगा। यहां से अगर मैं एक बात बोलूं कि भाई एक्स स्क्वायर ऑलवेज कैसा होगा, 1 के इक्वल आएगा, 1 से बड़ा आएगा, इतनी बात रहेगी ना। अब सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसा होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ये वाला जो कंडीशन है कि डज नॉट सेटिस्फाई, भाई यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 के इक्वल हो सकता है कम से कम, और वाई स्क्वायर का वैल्यू 1/9। भाई जब इन दोनों को यहाँ रखेंगे तो 1 से बड़ा ही जाएगा ना, कभी ये 1 से छोटा होगा ही नहीं। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर जो सवाल दे रखा है ये सवाल ही अपने आप में संभव नहीं है। दिस प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इट मीन कि भैया लैम्डा का कोई भी वैल्यू ले लो, तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर, लैम्डा का कोई वैल्यू लो, हमेशा ऐसे क्या है, नो सॉल्यूशन आना ही आना है ना, ऐसा कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आएगा। समझ गए बच्चों बात को, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई है ना। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, क्या दे रखा है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन नंबर है ना, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स है ना। 3 to 5 ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है, एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है डिफाइंड एज। एफ एक्स कुछ इस तरह से डिफाइंड है, एफ एक्स का ये डेफिनेशन है जब एक्स 3 से छोटा है, जब एक्स 3 से बड़ा है तो एफ एक्स का ये डेफिनेशन है। टेंजेंट्स आर मेड ऑन एफ एक्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है ना। आगे बोला है कि लेट टेंजेंट T1 ये आ रहा है,
एंड T2 हमारे पास ये टेंजेंट है बिगेस्ट एंड लोएस्ट इंटरसेप्ट, है ना, हैविंग बिगेस्ट एंड लोएस्ट बाई इंटरसेप्ट ऑफ ऑल टेंजेंट्स मेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाई गई है ना। देन b1 प्लस b2 का वैल्यू कितना आएगा, है ना, ये पूछा हुआ m1 प्लस m2 कितना आएगा ना, और एरिया मेड बाय द बाई एक्सिस t1 बराबर 0 एंड t2 बराबर 0 एज 54 स्क्वायर यूनिट, ये पूछा गया है ना। तो देखो बहुत ध्यान से समझो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं प्रॉब्लम देखूं तो क्या दिखाएगा, y इज इक्वल टू, पहली बात तो देखो इसको आप ऐसे समझिए, इसके पहले तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेते हैं, तो माइनस साइन कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, माइनस ऑफ 6x यहाँ से है, प्लस का 5 यहाँ से आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 3 आया। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ से 4 भी यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर तो हमने यहाँ लिया, माइनस 4 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो माइनस ऑफ 6x यहाँ से आ जाएगा, और प्लस का 8 यहाँ से आ जाएगा, और ये कब आ रहा है, जब x ग्रेटर देन 3 है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसकी बात को समझूं कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसके तो फैक्टर आ रहे हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ये है ना, कब आया, जब x इज लेस देन इक्वल टू 3 है, माइनस ऑफ 4 इंटू, यहाँ से फैक्टर कितना आ जाएंगे, 8 के 2 एंड 4 एंड 2 लिखेंगे तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, यहाँ से कितना आ गया ना। अब देखो इसका डायग्राम बनाते हैं ना, और ध्यान समझना, अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो ये 1 पे और 5 पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, डाउनवर्ड डायग्राम बनेगा, कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा, और 3 पर कितना आ रहा है, पीक वैल्यू आ रहा है। अच्छा 3 अगर डाल देंगे तो x बराबर 3 डाला तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 जब डालेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, माइनस 2 आएगा, 4 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 4 आया। ये इसका डायग्राम बना ना। हमें कौन सा हिस्सा चाहिए, x अब 3 से छोटा है, तो ये वाला हिस्सा, मतलब इसको कट कर देते हैं, ये हिस्सा नहीं चाहिए, है ना। ठीक है, दूसरे वाले की अगर बात करें तो ये कहाँ जा रहा है, 2 और 4 के बीच में जा रहा है, तो भैया यहाँ कहीं मान लेते हैं कि चलो यही बनाते हैं, 2 यहाँ कहीं आ रहा है और 4 यहाँ कहीं आ रहा है, 2 और 4 के बीच में डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा। अच्छा मिड पॉइंट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 पे वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 पे वैल्यू निकालेंगे माइनस 1 आएगा, मैक्सिमम वैल्यू 4 ही आ रहा है, मतलब कुछ ऐसा आया। ठीक है, कुछ ऐसा है, और ये वाला हिस्सा 3 के बाद वाला हिस्सा चाहिए हमें, ये वाला ना। मतलब क्या है, अगर मैं डायग्राम की बात समझूं तो 1 तो यहाँ लिखा हुआ है ही, सॉरी 1 यहाँ लिखा हमने, और 3 चलो यहाँ ले लेते हैं, और दूसरा पॉइंट 4 यहाँ ले लेते हैं, तो डायग्राम कुछ ऐसे जाएगा, 3 पर कुछ ऐसे पीक बनाएगा, और वो कुछ ऐसे निकलेगा, ये कुछ ऐसे जा रहा था तो ऐसे ना जाने के बजाय ऐसे जा रहा हो ना, ये वाला हिस्सा चाहिएगा मुझे। क्या बच्चों आपको मेरी बात समझ में आई, क्या मैं आपको अपना पॉइंट समझा पाया। ठीक है, ये इसका डायग्राम बनेगा। 3 से पहले हमारे पास इस वाली ब्रांच आ रही थी, ये वाली ब्रांच आ रही है ना 3 से पहले, और 3 के बाद में हम यहाँ वाली ब्रांच लिखेंगे ना, और दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे जाएगा, हल्का सा शार्प कॉर्नर कुछ ऐसे ले सकते हैं ना। अब देखो सवाल में यहाँ तक की बात चलो हमें समझ में आई, पूछने क्या चाह रहा है कि टेंजेंट्स आर मेड ऑन द फर्स्ट ऑन fx इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट को बनाया गया, लेट टेंजेंट t1 y is equal to m1x plus v1 एंड द टेंजेंट t2 कितना दे रखा है, y is equal to m2x plus v2 हैव हाईएस्ट एंड लोएस्ट बाई इंटरसेप्ट, बाई इंटरसेप्ट तो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ ऑल टेंजेंट्स मेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो हमें क्या चाहिए, लोएस्ट इंटरसेप्ट चाहिए, तो ये लोएस्ट इंटरसेप्ट क्या होगा, इस वाले पॉइंट की अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं तो 1,0 कोऑर्डिनेट आएंगे। अगर मान लो मैं यहाँ पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इसी का इंटरसेप्ट सबसे लोएस्ट आएगा, बाकी तो जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इंटरसेप्ट बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ इंटरसेप्ट कुछ ऐसे रहेगा, फिर यहाँ ऐसे करते जाएंगे तो टेंजेंट कुछ ऐसे आती जाएंगी, और जब यहाँ वाले पॉइंट पर 4,0 पर जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका इंटरसेप्ट कैसा आ रहा होगा, सबसे ग्रेटेस्ट आ रहा होगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, 1,0 पर टेंजेंट, तो 1,0 पे अगर टेंजेंट चाहिए तो भैया कर्व हमारे पास में ये लिखा हुआ है, तो यहां से मैंने निकाला dy ओवर dx, वो इस वाली ब्रांच से आ रहा है ना, माइनस साइन तो चलो मैंने यहाँ लिखा 2x माइनस ऑफ 6 यहाँ लिखा। ठीक है, नाउ बात को समझो कि भैया dy अपॉन dx का वैल्यू तो मैंने यहाँ लिखा 1,0 पर, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें तो x का वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दिया, तो 1 पुट करने से कितना आ जाएगा, -4 यहाँ से है, प्लस का 4 आ गया। ठीक है, अच्छा टेंजेंट का इक्वेशन अगर मैं लिखूं t1 अगर लिखें तो y माइनस 0 बराबर कितना आ जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस ऑफ x1, तो कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ जाएगा 4x माइनस 4, ये आ गया हमारे पास टेंजेंट t1।
दूसरा, अच्छा अगर इसकी बात करें 4,0 पर, 4,0 मतलब 3 के बाद वाला ये वाली डेफिनेशंस, तो यहां से मैंने dy ओवर dx निकाला यहां से, ठीक है, पहला वाला यहां से था ना। अगर dy ओवर dx निकाले तो -4x 2x -6, ये आ गया। अब क्या है, dy ओवर dx का वैल्यू हमने निकाला 1,0 पर, x का वैल्यू 1 पुट किया, तो माइनस का 4 तो यहां से है और यहां से बनेगा प्लस का 16, ठीक है। तो टेंजेंट का अगर मुझे इक्वेशन लिखना है तो y -0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16m इंटू, सॉरी 4,0 पर लिखना है ना, मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ ना, 4 यहाँ डालेंगे तो 8 आए ना, 4 यहाँ डालने पे 8 आ जाएगा, 8 यहाँ पे 2 बनेगा, 2 से यहाँ पे कितना -8 आएगा, सॉरी है ना -8, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा -8 आएगा। तो टेंजेंट का इक्वेशन अगर हमें लिखना रहेगा तो वो कितना आ जाएगा y माइनस ऑफ y1 इज इक्वल टू -8 इंटू एक्स माइनस ऑफ x1, x1 का वैल्यू इतना है ना, तो टेंजेंट आ जाएगा y इज इक्वल टू -8x प्लस का कितना बन जाएगा, ये 32 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टेंजेंट सी आई। अगर देखो हम टेंजेंट्स की बात करें तो T1 जो टेंजेंट है वो तो कितना आ रहा है, y इज इक्वल टू आ रहा है 4x माइनस 4, पहला। दूसरा अगर टेंजेंट की बात करें, अच्छा टेंजेंट T1 हैविंग हाईएस्ट एंड लोएस्ट, चलो नाम बदल देते हैं। एक टेंजेंट हमारे पास में कौन सा आ रहा है, नाम की बात करते हैं, y इज इक्वल टू कितना है, ये आ जाएगा -8x प्लस 32, -8x प्लस 32, ठीक है। नाम से कोई जरूरत नहीं, एक्चुअली ये T1 होना चाहिए, जो हाईएस्ट है उसको T1 बोला है और जो लोएस्ट है उसको T2 बोला है ना। चलो ठीक है, उससे मतलब भी नहीं है हमें। B1 प्लस B2 पूछना चाह रहा था, B1 प्लस B2 कितना आ जाएगा, 32 यहाँ लिखा हुआ है और -4 यहाँ लिखा हुआ है, कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है। M1 प्लस M2 की बात करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा ना -4 आ जाएगा, सम ऑफ स्लोप इतना आएगा। आगे बात करना चाह रहा है कि एरिया मेड बाय द बाई एक्सिस, एंड बाई एक्सिस का मतलब क्या हुआ, बाई एक्सिस का मतलब बाई एक्सिस ही हुआ ना। अब देखो अगर हम बात करें पहली वाली टेंजेंट की बात करें तो भाई स्लोप कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट इतना आया, तो ये तो कुछ ऐसे गया, यहाँ पर तो कहाँ कट कर रहा है 0,-4 पे कट किया। दूसरे की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे टेंजेंट जा रहा होगा ना, मान लेते कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कुछ आ रहा है और ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास 0,32 आ गया, ठीक है। इसका स्लोप -8 आ गया, इतना है ना। अब मान लेते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हमें एक्स कोऑर्डिनेट की ही जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत है। तो एक काम करते हैं, वाई को तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस का 4 इज इक्वल टू -8x प्लस 32, ठीक है। इसको इस साइड लेके आए तो 12x, तो यहाँ से इसको इधर गया तो 36, और x का वैल्यू 3 आया। x का वैल्यू अगर 3 कॉमा समथिंग कुछ आया कोई दिक्कत नहीं। एरिया अगर मुझे लिखना है तो एरिया कितना लिखूंगा, हाफ बेस लेंथ, बेस लेंथ तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 36 आ जाएगा, इनटू हाइट, हाइट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 2 से कट गया 18 टाइम्स, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास में 54 आ जाएगा, है ना। एंड एरिया मेड बाई एक्सिस टेंजेंट T1 बराबर 0 एंड T2 बराबर 0 इज 54 स्क्वायर यूनिट आ रहा है ना, सही लिखा है ना हमने। 36 बेस लेंथ हो गया, हाइट हमारे पास में इतना आ जाएगा, ठीक बात है ना। एरिया कितना आ जाएगा 54 यूनिट आएगा ना, ठीक है। BCD आंसर आएगा शायद इसका, मेरे ख्याल से मुझे ध्यान है डी नहीं टिक कर रखा है ना, डी भी आएगा ना। थर्ड का कितना आएगा BCD, ओके BCD एकदम सही जवाब है ना, सही है, तीनों ही सही है ना, ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। क्लियर बच्चे हो ना, थर्ड तक हमें समझ में आया ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है ना, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम और बहुत ही आसान प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, लेट GN बी द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, है ना। ये हमारे पास में सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ दिस दे रखा है ना। ज्योमेट्रिक मीन की हम बात करें तो भैया अगर बात समझा जाए तो GN है क्या, एक्चुअली GN है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस, ये क्या दे रखा है, साइन ऑफ k पाई अपॉन में n, है ना, ऐसे लिख लेते हैं 2 पाई अपॉन n, ये आएगा ना। मतलब मैंने पाई का वैल्यू डाल दिया 1 से लेकर के, सॉरी k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, यही आया, और पावर में कितना जाएगा 1 अपॉन n आ जाएगा, यही होता है ज्योमेट्रिक मीन, सबका प्रोडक्ट पावर में कितना आ जाएगा, n टर्म्स है, k का वैल्यू 1 से लेकर n तक जा रहा है तो 1 अपॉन n आ जाएगा, ठीक है। तो आगे पूछा हुआ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ GN पूछा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बोथ साइड ऐसे लॉग ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, प्रोडक्ट में आ रहा है ना,
ठीक है, तो मुझे सब में चाहिए क्योंकि आर अपॉन एन जैसा दिख रहा है ना, अपन आर अपॉन एन को हम क्या लिख सकते हैं, मतलब एक हमारे पास उस तरह की सीरीज बन रही है एफ ऑफ आर अपॉन एन, जिसमें हम आर अपॉन एन को एक्स से और वन अपॉन एन को डीएक्स से रिप्लेस करते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको समेशन फॉर्म में कन्वर्ट किया, वन अपॉन एन तो हमने यहाँ लिखा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में लॉग ऑफ, ये आ जाएगा साइन ऑफ के पाई अपॉन में कितना है 2n आया। ठीक है, अलग अलग मतलब एन नंबर्स थे, सबको लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी ऐसे कुछ आएगा। सभी को अगर समेशन फॉर्मेट में लिखेंगे तो के बराबर कितना जाएगा 1 से लेकर के एन तक। आई होप आपको यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई ना। अब हमने क्या किया, लिमिट ले लिया एन टेंस टू इन्फिनिटी, और लिमिट ले लेते हैं एन टेंस टू इन्फिनिटी। कोई इशू इस बात में, कोई भी इशू नहीं है ना। अब देखो एन टेंस टू इन्फिनिटी तो सीरीज बन गया हमारे पास। अगर ये सीरीज बन गया तो वन अपॉन एन समेशन के सिंबल को तो इंटीग्रेशन के साइन से, वन अपॉन एन को डीएक्स से, साइन ऑफ आर अपॉन एन को हम एक्स से, तो कितना बन जाएगा ये, तो पाई एक्स अपॉन 2 बना। ठीक है, आर अपॉन एन मतलब के अपॉन एन है। के बराबर जब 1 डालेंगे, लिमिट ऑफ एन टेंस टू इन्फिनिटी, के बराबर 1 डालने पे 0 जाएगा, और के बराबर जब एन डालेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका अपर लिमिट 1 आ जाएगा ना, 0 to 1 में कुछ ऐसा है। अल्टीमेटली हमारे पास ये रहा, और आगे क्या लिखा हुआ है, एक लॉग भी लिखा हुआ है ना, लॉग भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो मतलब फाइनली एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, 0 to 1 यहाँ लिखा हुआ है लॉग ऑफ साइन ऑफ पाई एक्स बाई 2 कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और dx। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। अरे ये तो बहुत आसान बात है। कैसे, आप लोगों ने पढ़ा है भैया, पाई एक्स बाई 2 को पहले तो t मानो। ठीक है, तो dx का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 2dt अपॉन में पाई आ गया। अब नाउ लिमिट की अगर हम बात करें तो लिमिट अगर हम निकालें तो x बराबर जब 0 लिखा तो t का वैल्यू 0 आ जाएगा, x बराबर 1 लिखें तो पाई बाई 2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं लिमिट की बात करूं तो लिमिट आ जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2, और दैट इज लॉग ऑफ साइन t dt यहां से आया, और dx का वैल्यू कितना बन जाएगा 2 अपॉन पाई, dx का वैल्यू हमने पुट कर दिया तो 2 अपॉन पाई आ गया। ठीक है, अब देखो 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन x, इसका इंटीग्रेशन तो सभी को पता है क्या, हाँ पता होना चाहिए भाई। इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, मतलब 2 अपॉन पाई तो यहां से लिखा हुआ है, इसका वैल्यू आता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 आता है। ये आया, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस ऑफ लॉग 2 आया, माइनस ऑफ लॉग 2 आया, मतलब लॉग की हम बात करें तो यहां से 1 अपॉन 2 आ गया, माइनस साइन को इधर भेज दिया। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, gn फाइंड आउट करना है जब n टेंस टू इन्फिनिटी पर, है ना। नाउ तो लिमिट n को चाहो तो अंदर ले जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब gn हम कैलकुलेट कराएंगे तो लिमिट ऑफ कितना आ जाएगा, तो देखो हमारे पास में इसका जो वैल्यू है वो इसके बराबर आ गया, लॉग से लॉग हटा दिया, तो अब आप बोल सकते हैं थोड़ा सी जगह बना ही लेते हैं ना। तो एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी gn इज इक्वल टू कितना आ गया, हाफ आ गया। ये अपना आंसर हुआ। ठीक है, ना क्वेश्चन ने कहीं उसका आंसर दिया है हाफ। तो जब x की बात करें तो भैया देखो इसका लिमिट तो हमें याद ही रहता है, इसका लिमिट हाफ आता है, याद रखना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 ना, फॉर्मूला लगाते हुए सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जब बात करेंगे इसका लिमिटिंग वैल्यू तो 0 आएगा, मतलब ये तो हो नहीं सकता, ये होगा, सही बात है ना। 0 to पाई बाई 2 ना, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो भाई साइन स्क्वायर 1 अपॉन 2 यहाँ से लिखेंगे, पाई बाई 2 यहाँ से लिखेंगे, ये आता है इसका इंटीग्रेशन पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये पाई बाई पाई और से कैंसिल हो 1 बाई 2 आ गया, मतलब ये भी ऑप्शन आ जाएगा ना। ठीक है, अब ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है ना, इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर लिखें ई एक्स का तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल माइनस 1, चलते गए तो फिर माइनस वन से 1 कैंसिल हो जाएगा। x अगर कॉमन लेंगे तो x से हमारे पास ये भी कॉमन कैंसिल हो गया ना, तो 1 प्लस समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू तो कितना आना है हमारे पास में, ये तो 1 प्लस समथिंग आना, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगा ना, उससे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो 1 आएगा इसका आंसर, मतलब इसका वैल्यू ये नहीं आने वाला है ना। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा, जबकि इसका आंसर कितना आ रहा है हाफ हाफ आ रहा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी और सी सही ऑप्शन होगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर आया, बी और सी आ रहा है, 4 का आंसर बी और सी सही है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना, बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत सारी बातें समझनी है, बहुत ही ध्यान से समझना रहेगा ना। नाउ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझो। पहले तो क्या लिखा हुआ है,
if OABCD is a pyramid with square base ABCD such that कि OA, OB, OC, OD है ना, ये सब यहाँ पर वेक्टर्स है ना, ऐसे कुछ आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और साथ में क्या दे रखा है, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट, ये cos थीटा आ रहा है ना, ठीक है। सबका मैग्नीट्यूड 1 है तो मतलब एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स कितना दे रखा है, थीटा 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 दे रखा है ना, ये कहना चाह रहा है। आगे क्या बोलना चाह रहा है, इफ थीटा इक्वल्स टू अगर पाई अपॉन 4 है ना, अगर ये थीटा पाई अपॉन 4 है मतलब एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स कितना पाई अपॉन 4 है, तो एंगल बिटवीन प्लेन OAB एंड OBC इज अल्फा, मान लो उन दोनों के बीच का एंगल अगर अल्फा है तो देन cos अल्फा इतना आएगा है ना। थीटा अगर पाई बाई 4 है तो एंगल बिटवीन है ना, अच्छा ये पूछना चाह रहा है, मतलब पहले तो क्या पूछना है, एंगल बिटवीन प्लेन पूछना चाह रहा है। तो पहले तो आप बात को समझो कि पहले एक स्क्वायर है हमारे पास ABCD, ये स्क्वायर आ गया ABC और D, इसके ऊपर कहीं टॉप पर जाकर के यहाँ पे ये बीचों बीच में ना ऐसे कुछ है, तो यहाँ पे इसको मैंने ज्वाइन किया OAB, ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया OA, OB, OC, OD है ना, इन सबका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 1 1 आ रहा है ना, ठीक है। तो सिमेट्रिक ही रहा होगा, सेंटर के ऊपर है ना, इस सेंटर के ऊपर O आ रहा होगा ना। आगे देखो उसने क्या बोला है, आगे उसने कहा है कि अगर इन दोनों बीच का एंगल, सभी के बीच का एंगल थीटा दे रखा है ना, मतलब OA वेक्टर्स। अब देखो एक काम करते हैं, आपको भी पता होगा कि कभी भी अगर इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो पहले हम इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं, दिस इज पोजीशन वेक्टर A, इसका पोजीशन वेक्टर B, इसका पोजीशन वेक्टर C और इसका पोजीशन वेक्टर D मान लेते हैं, ठीक है। यहां तक की बात तो क्लियर हुई। अब हम बात करें प्लेन OAB की, प्लेन OAB है ना, इसके हम नॉर्मल वेक्टर लिखते हैं, तो इसके अलग नॉर्मल वेक्टर कितना आएगा, n1 वेक्टर कितना आएगा, OA क्रॉस OB वेक्टर, मतलब कौन सा है, A क्रॉस B आया, ये आया ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O का पोजीशन वेक्टर हम 0 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये तो आ गया इसके बारे में बात, अभी OAB और OBC के बारे में और बात करें, OBC का नॉर्मल वेक्टर कितना आ जाएगा, O, तो ये आ जाएगा OB क्रॉस OC, ये पता ही है सभी लोगों को, B क्रॉस C आ गया, ठीक है। यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई। अब मुझे क्या चाहिए, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स चाहिए ना, मतलब दीज टू प्लेन्स, तो इन प्लेन के बीच का अगर मुझे एंगल चाहिए, एंगल बिटवीन प्लेन्स हमें निकालना है, एंगल बिटवीन प्लेन मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ प्लेन, एक बात ऐसे बोली जा सकती है ना, ठीक है। नाउ एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ प्लेन हमें निकालना है, तो मान लेते हैं कि वो कितना आ रहा है, अल्फा आ रहा है, तो अगर हमने क्या लिख सकते हैं, cos अल्फा इक्वल टू कितना लिखेंगे, n1 डॉट n2 अपॉन में कितना आ जाएगा, n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड, यही आएगा, ठीक है। अब देखो n1 का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो कितना आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साथ में कितना आ जाएगा, इन दोनों के बीच का एंगल अल्फा है ना, थीटा है ना। अब देखो OA का मैग्नीट्यूड और OB है ना, इस सबका मैग्नीट्यूड 1 1 1 दे रखे हैं ना, OA OB OC, मतलब हमारे पास में कितना दे रखा है, A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और C का मैग्नीट्यूड और D का मैग्नीट्यूड, सभी का मैग्नीट्यूड कितना 1 है, ठीक है। और बीच में इनके बीच का एंगल OA एंड OB के बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा, तो cos तो OA डॉट OB है ना, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा हमारे पास में, थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 है, मतलब थीटा क्या, एंगल बिटवीन आ गया ना, यहां से लिखोगे इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, इसके बीच का एंगल लिखेंगे ना, और थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, पाई बाई 4 आया, तो cos थीटा मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, पाई बाई 4 आया। मतलब कहने वाली बात ये कि चलो ये आपको समझ गए कि यहाँ कितना आ जाएगा, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स हम लिखेंगे sin पाई बाई 4 लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन रूट 2 आया, ठीक है। n1 का मैग्नीट्यूड तो ये आया, और n2 का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, अगेन हमारे पास में कितना आ जाएगा, b क्रॉस c का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो अगेन ये आ जाएगा 1 बाई रूट 2, और ये भी कितना आया, 1 बाई रूट 2 आया, ठीक है। यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई। नाउ अब आप पॉइंट समझे कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, n1 डॉट n2 कैलकुलेट करना है। अच्छा n1 डॉट n2 के बारे में समझे, तो n1 हमारे पास में कितना आ रहा है, a क्रॉस b डॉट b क्रॉस c, या c वेक्टर है, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा ये तो कुछ ऐसा आ गया, अरे बच्चों देखो, अब जैसे अगर एक 4 वेक्टर का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट लेना होता है ना, इसका तो अब डिटरमिनेंट की तरह याद रखा करो। देखो बहुत ध्यान समझना, पहले वेक्टर का मैंने इन दोनों के साथ डॉट लिया, तो पहली रो में जमा दो a डॉट b,
और दूसरा इसका फिर इसके साथ डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा पहली रो में a डॉट सी आ गया। अब दूसरे वेक्टर का डॉट लो, उसको दूसरी रो में जमा दो, तो b डॉट b हमने यहाँ जमाया और ये आ जाएगा b डॉट c आ जाएगा। समझ गए बात को? यहां तक की बात आपको समझ में आनी चाहिए। अब पॉइंट समझो कि आगे क्या करना चाहिए मुझे ना, a और b के बीच का एंगल, तो देखो a डॉट b तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, a और b के बीच का एंगल तो कितना, a का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, b का मैग्नीट्यूड 1 आ गया, a और b के बीच का एंगल कितना आ रहा है, पाई/4 आ रहा है ना, उसने बोल रखा है एंगल कितना पाई/4 है। ठीक है, तो cos पाई/4 तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा ना। पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया, यहाँ से तो आ गया 1/√2 आ गया। b डॉट b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। b और c के बीच का एंगल तो ob डॉट oc कहीं दे रखा है क्या, ob डॉट oc कितना दे रखा है, पाई/4 दे रखा है ना, तो अगेन इसका वैल्यू भी कितना है, पाई/4 आया। ठीक है, अब देखो OA डॉट OC, तो OA डॉट OC कहीं नहीं दे रखा ना। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल मुझे निकालना है, मतलब वेक्टर A, तो ये आ गया हमारे पास वेक्टर A, ये आ गया, और वेक्टर C हमारे पास में ये है, ये वेक्टर C है। इन दोनों के बीच का एंगल मान लेते हैं कि ये एंगल है ना, मान लेते हैं कि दिस इज बीटा, ये आपको निकालना है। अब देखो इसको अगर मैं यहां ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो एंगल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, बीटा है ना। तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, a डॉट सी फाइंड आउट करना है। तो अब देखो सारी मेहनत यहां पर लगनी है a डॉट सी निकालने पर, है ना। तो देखो बहुत ध्यान समझना है, बहुत ही ध्यान से बात को समझिए कि क्या क्या दे रखा है हमारे पास में। देखो पॉइंट समझो, बीटा फाइंड आउट करना है, तो OA लेंथ आपको पता है, थोड़ी देर के देखो OA लेंथ तो कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। OC लेंथ भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, अब मेरे पास में ये लेंथ अगर मालूम चल जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, कोसाइन रूल से, कोसाइन रूल से हम एंगल बीटा निकाल सकते हैं। सही बात है। अब देखो पॉइंट को समझिए कि हमें क्या क्या दे रखा है ना। अब मुझे क्या करना है कि ये लेंथ आपको OA पता है ना, अब इसको ऐसे समझो आप। अब मैं देखो किस पे फोकस कर रहा हूं, एक बार फिर से डायग्राम बनाते हैं, और यहां कहीं ये इन दोनों को ज्वाइन किया, ये इन दोनों को ज्वाइन किया। ठीक है, ये एंगल आपको पता है पाई/4 है। ठीक है, ये एंगल पाई/4 है, ये लेंथ 1 है और ये लेंथ 1 है, आपको ये भी पता है ना। तो ये लेंथ 1 आ गया, ये लेंथ 1 आ गया, और इन दोनों के बीच का एंगल पाई/4 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डालूं तो देखो आप ऐसे समझो, आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह है ना। यहां से अगर परपेंडिकुलर डाला, मुझे BC लेंथ AC लेंथ निकालना है ना। AC लेंथ निकालने के लिए आप ये समझो, पहले हमने AB लेंथ निकल जाए और AB लेंथ निकल जाए, तो AB लेंथ अगर निकल गया तो बात बन जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो इसमें देखो ऐसे समझिए ना, तो बात बनी बनाई है ना। कैसे बात बनी बनाई है इसको समझो, अभी हम जो बता रहे हैं कोसाइन रूल, बहुत ध्यान से समझना। देखो इस वाली साइड में ये साइड लेंथ, आपको इस ट्रायंगल को फोकस करें, अगर इस ट्रायंगल को फोकस करें तो भैया ये एंगल आपको पता है, इन दोनों के बीच का एंगल पता है, ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड निकाल सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये साइड लेंथ मान लो x मान लेते हैं, ये साइड लेंथ 1 है, ये साइड लेंथ 1 है, तो भैया कोसाइन रूल लगा सकते हैं ना, cos पाई/4, ये एंगल कितना आ रहा है, पाई/4 आ रहा है, तो cos पाई/4 तो कितना है, 1/√2 आया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 + 1 माइनस ऑफ x² अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 1 × 1 आ जाएगा। √2 से अच्छा ये √2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो √2 तो चलो इधर आ गया, और 2 यहां से आ गया माइनस ऑफ x²। तो x² का अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो भैया x² का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो भैया यहाँ से अगर हम लिखें x² बराबर हम लिखेंगे तो 2 माइनस ऑफ √2 आया, x² ही आया, मतलब x का वैल्यू अच्छा ये आ गया। अच्छा, अगर ये लेंथ अगर x आ गया और ये लेंथ भी अगर x है, तो भैया ये लेंथ हमारे पास कितना होगा, ये आ जाएगा हमारे पास में लेंथ AC लेंथ की अगर मैं बात करूं तो AC² बराबर कितना आ जाएगा, x²। देखो ये हाइपोटेनस बन रहा है ना, ये बेस यहाँ पर, मतलब बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, पाइथागोरस की हेल्प से हमने लिखा x² कुछ ऐसे लिख दिया ना। AC अगर मुझे लिखना है तो ये कितना आ जाएगा, √2x आ जाएगा। अच्छा, √2 तो हमने यहाँ लिखा, और x कितना आ जाएगा हमारे पास में, x का वैल्यू आ रहा है 2 माइनस ऑफ √2 आया, तो 2 √2 माइनस कितना आ जाएगा हमारे पास, AC अगर मैं लेंथ की बात करूं, AC लेंथ आ जाएगा हमारे पास 2 √2 माइनस ऑफ, सॉरी गलती कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ऐसे ही लिख देते ना, ओके AC² है ना,
तो यहां समझो AC स्क्वायर बराबर कितना है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है 2 माइनस ऑफ रूट 2 आया। तो ये कितना आया, 4 माइनस ऑफ 2 रूट 2 आया ना, AC स्क्वायर। और AC का वैल्यू लिखे तो यहाँ अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो AC जो लेंथ आया, एक्चुअली ये जो लेंथ आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आया 4 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 रूट 2 आया। अच्छा, ये लेंथ इतना निकल के आया, तो मुझे एंगल बीटा निकालना है। ठीक है, तो बीटा पर ही आपका मेन मकसद था, ताकि हम जब बीटा की वैल्यूज को यहाँ पुट कराएं, ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मेनली मुझे यहाँ क्या चाहिए, कॉस बीटा चाहिए। कॉस बीटा मतलब यहाँ पर आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा। अच्छा, कॉस बीटा अगर मैं कैलकुलेट करूं, अगर देखो आप यहीं से समझे हैं, हम यही कैलकुलेट कर लेते हैं ना कॉस बीटा। तो कॉस ऑफ बीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो भैया करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर लिखेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 2 आ जाएगा। माइनस ऑफ अपोजिट साइड का स्क्वायर कराएंगे तो AC स्क्वायर किया आपने। AC स्क्वायर कितना बनेगा हमारे पास में, ये आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 2 रूट 2 आ गया। अपॉन में ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A इंटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 माइनस ऑफ 4 कराएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ गया। प्लस साइन यहाँ से कितना बन जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो ये कितना आ जाएगा, रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो कॉस बीटा कितना है हमारे पास, रूट 2 माइनस 1 आया। ओके, तो देखो ये सारी जो मेहनत थी ना सवाल में, वो यहाँ पर आके की बात टिकी हुई थी ना। तो आपने n1 डेट n2 जब निकाला तो भैया ये तो आ गया 1 अपॉन रूट 2, मतलब इसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 1 अपॉन 2, यहाँ से आया माइनस ऑफ कॉस बीटा आया। ये आंसर आ रहा है ना, 1 अपॉन 2 हमने यहाँ लिखा कॉस बीटा। कॉस बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, कॉस बीटा का वैल्यू आया रूट 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, माइनस माइनस तो प्लस यहाँ से आ गया, तो ये हो जाएगा प्लस 1 और हाफ कितना आ गया, 3/2 तो यहाँ से आ गया, और माइनस ऑफ रूट 2 यहाँ से आया। ठीक है ना, अगर मैं n1 डॉट अगर n2 अगर हम लिखें बच्चों तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस ऑफ 2 रूट 2 अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया ना, ये आ गया n1 डॉट n2 ये आया। अब आपको तो एंगल चाहिए था, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है हमारे पास में, अगर अल्फा है तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, कॉस अल्फा है ना। तो n1 डॉट n2 का वैल्यू तो चलो हमारे पास में ये लिख दिया हमने, 3 माइनस ऑफ 2 रूट 2 अपॉन में कितना है, 2 लिखा। n1 का मैग्नीट्यूड और n2 का मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे, n1 डॉट n2 कितना है, 1 अपॉन रूट 2, 1 अपॉन रूट 2 तो 1 अपॉन 2 यहाँ से आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आंसर आया, 3 माइनस ऑफ 2 रूट 2 आया। मतलब एंगल कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 3 माइनस ऑफ 2 रूट 2 आएगा। अगर थीटा बराबर π/4 है तो एंगल बिटवीन दिस प्लेन कितना आ जाएगा, वो ये आएगा। ओके बच्चों, है ना, क्या दिया है 5वें का आंसर, एक तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ना। आई होप बच्चों आपको यहां तक की बात तो समझ में आई है ना। नाउ अब मूव करते हैं हम आगे, है ना। कितना दे रखा है, अगर थीटा इक्वल्स टू π/3 है तो वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। अच्छा, इस पिरामिड का वॉल्यूम लिखना है, कितना आएगा, 1/3 रूट 3 या 1/3 रूट 2 आएगा ना। वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड थीटा इक्वल्स टू कितना, π/3 है। तो आप फिर से डायग्राम बना लेते हैं। ओके ओके, इसको हटा देते हैं, चलो नीचे जाओ। हाँ, समझो बात को कि यहाँ कुछ ऐसे दे रखा है, ये स्क्वायर है, यहाँ इसके ऊपर ये O आ गया, तो यहाँ इन दोनों को ज्वाइन किया, ये कुछ ऐसे मान लेते हैं। ओके, ये A, ये B, ये C और D। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ दिस पिरामिड निकालना है। तो पहली बात तो देखो वॉल्यूम कितना आता है, वॉल्यूम आएगा 1/3 सर्फ बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट, ये वॉल्यूम आता है। अब देखो बेस एरिया मतलब इसको स्क्वायर का एरिया तो मैं आसानी से निकाल सकता हूँ, मेनली मुझे कहाँ मेहनत करनी है, इससे हाइट पर, इसकी हाइट कितनी रहेगी उस पर बात करनी है ना। अब देखो ये एंगल कितना दे रखा है हमारे पास, 60 डिग्री दे रखा है। अच्छा, 60 डिग्री एंगल है तो बात बड़ी आसान हो गई, ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो ये एंगल 60-60 होगा, तो अपोजिट एंगल भी बराबर बराबर आएंगे, ये भी 60-60 बनेगा। मतलब ये तो क्या बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो साइड लेंथ कितना आ जाएगा इसका, 1 आ गया, इसका साइड लेंथ 1 आया। मतलब बात ये रही कि 1/3 तो हमने यहाँ लिखा है, इसका जो बेस एरिया आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 × 1 है ना। अब बात करते हैं मेनली हाइट की, है ना। हाइट अगर मुझे निकालना है तो देखो अब मैंने क्या किया, बहुत ध्यान समझना, यहां से इसके परपेंडिकुलर ऐसे डाला, यहाँ बीच में आएगा, ठीक है, इसको मैंने यहां से ज्वाइन किया, ठीक है, और इसको चलो यहाँ भी ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। अब मुझे यही तो हाइट निकालनी है, तो अच्छा ये लेंथ निकाल लेते हैं,
ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। √2 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/√2 आ गया। चलो ये लेंथ आ गया, 1/√2 आ गया। अच्छा देखो यहाँ एंगल 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस से अगर मुझे ये लेंथ लिखना होगा तो कितना लिखूंगा, 1 माइनस 1/√2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/2। ये कितना आ जाएगा, 1/√2 आ गया। अच्छा ये हाइट कितना आ गया, 1/√2 आया, तो हाइट 1/√2 आ रहा है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/3√2 आएगा। ये इसका आंसर होगा। समझ गए बच्चों, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1/3√2 आएगा। तो ऑप्शन कैसा रहा, डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे पास में, फिफ्थ की अगर हम बात करें तो ए और डी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। फिफ्थ का ए और डी, ए और डी एकदम सही है। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहां तक की बात तो समझ में आ गई ना, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 10 तक। अब देखो न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं तो बड़े ध्यान से समझना। पहला वाला प्रॉब्लम, ये भी गजब का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। आई एन इक्वल टू ये दे रखा है, जी एन इक्वल टू इतना दे रखा है, आई एन अपॉन जी एन का वैल्यू के पावर एन है, दैट के इज इक्वल टू, तो ये के किसके इक्वल होगा, ये हमसे पूछा हुआ है। नाउ अब देखो बड़े ध्यान से आप समझिए पॉइंट को ना, क्या दे रखा है हमारे पास में, ये पॉइंट ऐसे गिवन है। तो पहली बात तो देखो आप ये समझिए, सॉल्यूशन आई एन, तो ये दे रखा है जी एन, ये दे रखा है आई एन अपॉन जी एन। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहले आई एन अलग से कैलकुलेट कर दें, जी एन अलग से कैलकुलेट कर दें और दोनों का रेशियो निकाल दें, जबकि ऐसा होता नहीं है, सेपरेट कैलकुलेट नहीं कर पाते ना। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है, हाँ और तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों को मतलब एक सिंप्लीफाई करके दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, इसको सिंप्लीफाई कराएं, ये इसमें कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक दूसरे में कन्वर्टेबल कुछ काइंड ऑफ समथिंग, कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो देखो प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, x पावर n माइनस 1 माइनस एक्स। तो देखो बड़े ध्यान से समझा, 0 to 1 तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है, x पावर ऑफ n माइनस 1 हमने यहाँ से लिखा 1 माइनस एक्स, पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स dx, कुछ ऐसे लिखा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो कितना बनेगा, x इंटू 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, पावर में n माइनस 1। इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो अंदर जब मल्टीप्लाई कराया तो 0 to 1 तो हमने यहाँ लिख दिया। नाउ इसको जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ लिखा, पावर में लिखेंगे n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स dx, कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक की बात भी हमें समझ में आती है। कन्वर्जन हमें कुछ चाहिए ना। अब देखो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, माइनस एक्स आ रहा है ना, एक काम करते हैं यहाँ पर -1/4 और प्लस का 1/4 कर दूं। ऐसा क्यों कर दें, क्योंकि तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो भैया इतनी सारी बातें सर आपको कैसे पता, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स की मैं ऐसी प्रैक्टिस करता रहता हूँ और बहुत सारी प्रैक्टिस में करवा भी चुका हूँ बच्चों को ना। 1/4 यहाँ से लिखा, तो देखो यहाँ से माइनस साइन आपने कॉमन लिया, तो माइनस साइन जैसे कॉमन लिया तो ये बना 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, गजब। और पावर में कितना n-1 और यहाँ कितना लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स और dx लिखा हुआ है। क्या आपको यहाँ तक की बात समझ में आई, हाँ यहाँ तक की अगर आपको बात समझ में आ गई है ना। अब देखो सारा खेल कहाँ चल रहा है, साइन एक्स से ही है ना। तो 1/2 माइनस एक्स को मैं एक काम करता हूँ cos थीटा मान लूँ, तो cos स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा एज्यूम कर लेना चाहिए मैंने। तो इसके बाद फिर हमने क्या किया, लेट, तो 1/2 माइनस एक्स को हमने मान लिया 1/2 cos थीटा, ये माना। कारण क्या है, जब 1/2 cos थीटा जब यहाँ पुट कराएंगे तो 1/4 तो यहाँ आएगा जो कॉमन आ जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा बनेगा साइन स्क्वायर थीटा में चला जाएगा। ठीक है ना, ओके, यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई ना। ओके सॉरी बच्चों, सॉरी। अब देखो यहाँ से dx निकालते हैं। dx का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा का डिफरेंस कितना माइनस साइन थीटा आएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का साइन थीटा बाई 2 तो हमने यहाँ लिखा और डी थीटा लिखा, dx का वैल्यू तो इतना आया, तो आई एन तो हमने ये लिख लिया। ठीक है ना, आई एन, तो 0 to 1 तो हमने यहाँ गए, 1/4 यहाँ लिखा, 1/2 यहाँ लिखा, तो 1/4 यहाँ पर आया। ठीक है, तो अब देखो 1/4 पावर n-1 तो आ गया कॉमन, यहाँ बनेगा cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा है पावर में कितना आ रहा है, n-1 आ रहा है। ठीक बात है,
नाउ 1 माइनस ऑफ एक्स। अब देखो x का वैल्यू अगर मैं पुट कराऊं तो 1 तो यहां पर आ गया। x की अगर बात करें तो यहां से अगर मैं x निकालूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू तो हमारे पास ये आया। तो x का वैल्यू हमने डाल दिया 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, 1 माइनस एक्स, और dx का वैल्यू कितना आ रहा है, साइन थीटा बाई 2 आ गया। ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आएगी ना, बहुत तसल्ली से रखा हमने। अच्छा, लिमिट अब 0 to 1 नहीं रहेगा ना, क्योंकि हमने क्या कर लिया है, ये मान लिया ना, तो लिमिट के बारे में बात करते हैं ना। हाँ, x का वैल्यू जब 0 लिखा, तो x का वैल्यू जब 0 लिखा तो 1/2 से 1/2, तो cos थीटा का वैल्यू 1 आया तो थीटा का वैल्यू 0 आ जाएगा। अच्छा, x का वैल्यू जब 1 लिखेंगे 1/2 माइनस एक्स ना, ठीक है ना। x का वैल्यू हमने जब 1 लिखा तो 1 लिखने पे कितना आ जाएगा, 1/2, यहां से माइनस 1/2 बना ना, तो चाहे तो लिमिट भी 0 to 1 में बना सकते थे ना, x माइनस ऑफ हाफ का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, अभी ये लिखा है तो यहीं से करते हैं ना। ओके, एक्स इक्वल टू जब 1 यहाँ पुट कराएंगे तो माइनस हाफ बनेगा, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, -1 आ गया। तो कॉस थीटा बराबर -1 आया, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना है, पाई आया। ठीक है, ये लिमिट आया थीटा के रेस्पेक्ट में। नाउ अब आई एन के बारे में अगर हम बात करें तो थीटा बराबर 0 to पाई, तो चलो यहाँ चला गया। देखो अब यहाँ से देखो 1/2 यहाँ से आएगा, 1/2 यहाँ से आएगा, 1/4 यहाँ से आएगा, तो ये तो बन जाएगा 1/4 पावर ऑफ n। तो चलो मैंने यहाँ लिखा, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन थीटा पावर में कितना आ जाएगा, 2n माइनस ऑफ 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, एक साइन थीटा हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। इसको देखें तो 2 माइनस का 1 कितना आ जाएगा, यहाँ से +1 आ जाएगा। ठीक है, 2 माइनस 1 तो प्लस का 1 आ गया, और यहाँ से बनेगा प्लस का कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा यहाँ से कुछ ऐसे आ गया। क्लियर बात है ना। और 1/4 यहाँ से हटी गया, और डी थीटा यहाँ पर आ जाएगा। क्या बच्चों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आई? ठीक है, यहाँ तक की बात हमें क्लियर है ना। अब देखो मुझे अपने आंसर में क्या चाहिए, साइन एक्स पावर 2n माइनस 1 चाहिए ना। अब देखो पॉइंट को समझिए बहुत ध्यान से ना। हाँ, अभी भी कहानी थोड़ी सी बाकी है ना, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि 4 पावर n को चलो मैं यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 पावर n इंटू आई एन, 0 to पाई, तो चलो मैंने यहां लिखा साइन ऑफ थीटा पावर कितना आ जाएगा, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2n माइनस 1 डी थीटा यहां से आया। ठीक है, और यहां से अगर हम बात करें 0 to पाई, साइन थीटा पावर में हम लिख सकते हैं 2n माइनस 2 इन 2 में कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1, तो ये चलो सभी में आ गया, और यहां से आ जाएगा कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ रहा था Jn, है ना। इसकी बात करें तो देखो पाई माइनस थीटा लगाएंगे तो यहाँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा मतलब माइनस का आ गया। मतलब प्रॉपर्टी नंबर अगर इसकी बात करें 0 to 2a fx dx। ठीक है, अगर आपने मान लो f ऑफ 2a माइनस एक्स निकाला आपने, और ये अगर माइनस टाइम्स ऑफ एफ एक्स आ रहा है, तो भैया इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। इसका वैल्यू तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो भैया ये तो हमारे पास क्या लिखा है, 4 पावर n इंटू आई एन बराबर कितना आ जाएगा, जे एन आ जाएगा। इसको जे एन बोला हुआ है, एन का है सब्सक्रिप्ट में है, तो जे एन ऐसे कुछ है। ठीक है, तो आई एन अपॉन जे एन के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो आई एन अपॉन जे एन के बारे में अगर हम बात करें, तो आई एन अपॉन जे एन के बारे में अगर बात की जाए तो ये बन जाएगा 1/4 पावर में n। ठीक है, ये आंसर आ रहा है ना हमारे पास। उल्टा लिखा है क्या, ओके, थोड़ा सा आंसर में गड़बड़ कर दिया शायद, है ना। Jn अपॉन आई एन के बारे में पूछ लिया था ना, तो यहाँ से आएगा k का वैल्यू अगर अभी के हिसाब से लिखेंगे तो 1/4 आएगा। आई थिंक मैंने आंसर में 4 दे रखा है ना, वो उल्टा लिख दिया ना, Jn अपॉन आई एन। आई थिंक 4 1/4 का ही डिफरेंस है ना, देख लेते हैं। हाँ 4 है ना, वही है ना 1/4। ठीक है, तो 4 1/4 आंसर आएगा ना अभी के हिसाब से तो आंसर।
ठीक बच्चों, आई होप आपको जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको सारी बात यहाँ पर क्लियर हो गई है ना। नाउ अब हम आगे मूव करें नेक्स्ट, है ना, प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम था और सही से सॉल्व होने वाला प्रॉब्लम था। बस आपको सारी बातें पता होना चाहिए ना। अभी धासु धासु प्रॉब्लम्स आएंगे अभी ना। क्या दे रखा है, एक कर्व passes through this point 2, 0 and slope of the tangent at any point x, y this। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दे रखा है आपके पास में। सॉल्यूशन की बात करें कि dy अपॉन dx दैट इक्वल्स टू कितना दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x। ठीक है, ये दे रखा है एंड ओके फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो चलो ठीक है, आगे क्या बोलना चाह रहा है, द पॉइंट ऑफ मिनिमा, द पॉइंट ऑफ मिनिमम ऑर्डिनेट on the curve where x is greater than 0 is a comma b, then the find the value of a plus 6 times of b। है ना, वो तो एक अलग बात है, पहले a comma b फाइंड आउट करना है। अच्छा देखो, पहले तो कर्व को ही समझते हैं। dy upon dx बराबर इतना दे रखा है, ठीक है। तो dy इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू डी एक्स, ये आ गया। इंटीग्रेट करेंगे आप लोग, इंटीग्रेट करते टाइम ये यहाँ पर y बनेगा, यहाँ एक्स क्यू बाई 3 बना माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 जो कैंसिल हो जाएगा, प्लस साइन ऑफ सी आर से आ जाएगा। ठीक है, कहां से पास कर रहा है, 0,2 से। तो x का वैल्यू पासिस थ्रू 2,0, 2,0 से अगर पास कर रहा है, x का वैल्यू 2 डाला तो y का वैल्यू 0 है। तो 2 जब डालेंगे तो यहाँ तो 8/3 आ जाएगा, माइनस ऑफ 4 यहाँ से आ जाएगा, प्लस का c आया। तो c का अगर वैल्यू निकालें तो ये कुछ ऐसे आ गया 12, तो ये आ जाएगा 4/3 आया। ठीक है, अगर मान लो मैं कर्व के बारे में अगर बात करूं, कर्व की बात की जाए तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू कितना रहा, 4/3 आया। ये हमारे पास में क्या आ गया, क्यूबिक आ गया मेनली तो ना। अब एक्स और क्यूबिक कैसा है, एक्स पॉजिटिव दे रखा है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब पॉजिटिव है, मतलब कुछ इस तरह का शेप होगा और मैक्सिमम मिनिमम आ ही रहा है। अच्छा, इसका dy ओवर dx आपको पहले दे रखा है, कितना दे रखा है, x इंटू एक्स माइनस 2 आएगा ना जब आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहां से निकालो या दे ही रखा है ना, एक ही बात है वो। अच्छा, तो अगर बात करें 0 और 2 पर, प्लस माइनस प्लस, तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा 2 का, फिर उसका फिर इंक्रीज करेगा। ऐसा कुछ इसका रफ डायग्राम बनेगा ना। अच्छा, अब एक और पॉइंट समझे कि 0 पर वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3 आई। ठीक है, तो पहले तो ऐसे इंक्रीज कर रहा है, फिर उसके बाद में 2 तक ऐसे डिक्रीज करेगा और फिर उसका फिर इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे अगर बात की जाए तो x इक्वल टू 2 कैसा आएगा, इसका मिनिमम का पॉइंट आएगा और यहाँ पर इसका लोएस्ट क्या आएगा, ऑर्डिनेट आएगा। और कहाँ की बात कर रहे हैं हम, x ग्रेटर देन 0 की, जब x 0 से बड़ा है तो यहां से बात कर रहे हैं ना, तो यही हमारे पास लोएस्ट ऑर्डिनेट बनेगा। तो अब क्या x एक और मतलब a का वैल्यू तो 2 आ गया, चलो ठीक है, तो 2 निकालना है ना, बाई कोऑर्डिनेट, सॉरी बाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो x का वैल्यू 2 डाल देते हैं। तो x इज इक्वल टू का 2 डाला तो हमने, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 डालने पर यहाँ कितना आ जाएगा, 8/3 आया। 2 डालेंगे तो यहाँ माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4/3 आ जाएगा, कुछ ऐसे आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अब सिंप्लीफाई कराएंगे तो माइनस का 4/3 तो कितना 0 आ गया है ना। अच्छा, x का वैल्यू 2,0 से पास कर रहा है, तो मतलब ये तो कुछ ऐसे निकलेगा, टच करके निकलेगा। y कोऑर्डिनेट कितना आ गया, b का वैल्यू तो आ गया 0 और a का वैल्यू हमारे पास में कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस 6b का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ये आंसर आना चाहिए। ओके, ये आंसर आएगा ना। ओके बच्चों, तो क्या आंसर हुआ हमारे पास में, 2 आंसर आया ना। 7th का आंसर चेक करते हैं, 7th का आंसर क्या दिया है, 7th का आंसर 2 है ना, एकदम सही जवाब है ना। हमने सबको सही सॉल्व किया है ना। ओके, यहाँ तक की बात तो मैं समझ में आई ना। क्वेश्चन नंबर 7 हमने समझ लिया ना। क्वेश्चन नंबर 8, अरे क्वेश्चन नंबर 8 ना, ये बहुत ही बेसिक से बेसिक प्रॉब्लम है। मतलब ये प्रॉब्लम जेई मेन में भी नहीं आ सकता, आने को आ सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना। और ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम था। अच्छा, ये प्रॉब्लम को मैंने जब डाला था तब तो ध्यान दिया नहीं था, पर जब मैंने इसको दोबारा से रिव्यू किया कि डीपीपी में कौन सा प्रॉब्लम सही है, कौन सा इस तरह का प्रॉब्लम्स है, तो 8वें नंबर के प्रॉब्लम को एक बार इच्छा हुई कि यार इसे हटा दो यार, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, ये नहीं डालना चाहिए मुझे यार, है ना, क्योंकि बहुत ही आसान प्रॉब्लम हो जाएगा ये। बट फिर भी मैंने इस प्रॉब्लम को यहाँ पर रखा, क्योंकि आसान और डिफिकल्ट से मतलब नहीं होता मेरा कभी भी। मेरा मीनिंग है हमेशा बच्चों को क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा, प्रॉब्लम क्लिक कर गया तो फटाफट सॉल्व कर देंगे। अब देखो, जिन बच्चों को अगर क्लिक कर गया
तो भैया ये प्रॉब्लम बहुत आसान थी। 72 को मैं इस कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर 18 डिग्री, साइन स्क्वायर 18, कॉस स्क्वायर 18, तो 1 आ गया ना। ये 36 जाएगा तो कॉस स्क्वायर 36, साइन स्क्वायर 1 आ गया तो 2 आ गया, 2 आ गया तो 16 इंटू 2 कितना आ गया, 32 आया। देखो कितना आसान प्रॉब्लम था, मैंने इसको नहीं हटाया था क्योंकि मेरा हटाने का कोई सेंस नहीं था ना। मेरा ये मतलब था कि बच्चों से होना चाहिए था। क्या आप इसे कर पाए? ठीक है, कर पाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो बहुत से स्टूडेंट्स क्या है ना 18 और 36 की वैल्यूज में ही उलझ गए होंगे। अच्छा 18 की वैल्यू रख दें, 36 की वैल्यूज रख दें और देन फिर उसको सिंप्लीफाई करें, है ना। तो बच्चे यही सोचने लगे होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको इस प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, नाउ अगला प्रॉब्लम मूव करें, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी अल्टीमेट प्रॉब्लम है ना, आसान प्रॉब्लम है और बढ़िया है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या दे रखा है, एबीसी बी एक ट्राइंगल दे रखा है विद एंगल ए 45 डिग्री है। ठीक है, पी बी ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे रखा है, इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑन द साइड बीसी सच दैट पीबी का वैल्यू 3 और पीसी का वैल्यू 5 है। पहले डायग्राम बनाते हैं। एक ट्राइंगल एबीसी है, ये एंगल कितना दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, एक सर्कल आपको इंस्क्राइब्ड सर्कल है, ये इंस्क्राइब्ड सर्कल कहाँ टच कर रहा है, पी पर टच कर रहा है। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। पीबी जो डिस्टेंस है वो 3 दे रखा है और पीसी जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है 5 दे रखा है। इट मीन कि आपको एस माइनस बी पता है और एस माइनस सी पता है। तो जिन लोगों को मालूम होगा ना कि ये डिस्टेंस एस माइनस बी होती है, बी से है ना, ये भी एस माइनस बी होगी, ए से अगर देखे तो ये डिस्टेंस एस माइनस ए आता है ना, पता होना चाहिए ना। ओके चलो ठीक है, इतना हमें पता है। आगे उसने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर अपॉन 2 प्लस रूट 2 ना। डेल्टा क्या एरिया ऑफ द ट्राइंगल दे रखा है और आर क्या सर्कम रेडियस दे रखा है ना। सही से लिखा नहीं बट सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल एबीसी है ना रेस्पेक्टिवली, ये कहना चाह रहा है। मतलब मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल और सर्कम रेडियस निकालना है। ठीक है, सर्कम रेडियस तो देखो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये लेंथ कितना आ गया 8 आ गया है, ये टोटल लेंथ तो 8 लिखा हुआ है ना। और आपको पता है भैया कि 8 अपॉन उसके सामने वाला एंगल साइन 45 दैट इक्वल्स टू 2r। ठीक है, 2 से एक्चुअली 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 1 अपॉन रूट 2 आएगा, ये आ जाएगा। तो r का वैल्यू तो भैया कितना आ गया 4 रूट 2 आया। सर्कम रेडियस तो फटाफट निकल गया, तो कहीं कोई मेहनत नहीं लगी है ना। ठीक है, अब बात करते हैं अपने आगे की, है ना। आगे की बात क्या हो रही है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो भैया अगर मुझे मान लो कि देखो ये लेंथ 3 है तो ये लेंथ भी 3 होगी, ये लेंथ 5 है तो ये लेंथ भी 5 होगा। किसी किसी पॉइंट से सर्कल पर खींची गई जो टेंजेंट है वो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसा आता है, बराबर आता है। तो इट मीन कि अगर ये लेंथ x है तो ये लेंथ भी कितना होगा, x ही होगा। ठीक है, तो यहां तक की बात तो आपको समझ में आई। अच्छा अब देखो यहां से अगर मैं x निकाल दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल जाएगा ना, क्योंकि हाफ बीसी साइन है। ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूं यूजिंग कोसाइन रूल। कोसाइन रूल की हेल्प लेते हैं हम। कैसे? कोसाइन रूल, तो cos ऑफ 45 इज इक्वल टू कितना आएगा, इस साइड का स्क्वायर x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ अपोजिट साइड का स्क्वायर 8 स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3 इंटू 2ab है ना, इंटू x प्लस 5 ये आ जाएगा। और दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, है ना। अब ध्यान से लिखा है तो हमारे पास एक इक्वेशन है और एक ही अननोन है x। अगर x निकल के आ गया तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं। हाफ बीसी साइन है तो x प्लस रूट 3 और x प्लस रूट 5 है ना। ओके सॉरी, एरिया ऑफ द ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा x प्लस 3 x प्लस 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास में। और साथ में अगर हम देखें बीच का एंगल कितना आ रहा है 1 अपॉन रूट 2 आया, तो यहां से आ जाएगा साइन 45 साइन बीसी ना, हाफ बीसी साइन है ना, तो ये आ गया। ओके मुझे तो क्या चाहिए, इन दोनों के वैल्यूज का प्रोडक्ट चाहिए, है ना। सॉरी बच्चों ना, चलो पूरा सॉल्व कर लेते हैं। देखो बहुत ध्यान समझना ना। और कोई लॉजिक लगा सकते हैं क्या आपने? यही लगाते हैं ना। यहां से देखो x का स्क्वायर एक साथ सॉल्व करते हैं। ये तो बनेगा 2x स्क्वायर आएगा, x का टर्म ढूंढते हैं। 6x यहां से आएगा, 10x यहां से आएगा, तो ये बन जाएगा 16x। ठीक है, 9 यहां से आएगा, 25 यहां से आएगा। 25 में अगर 9 अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 34 आ गया। और 64 यहां सब्ट्रैक्ट किया हमने
तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। तो -30 हमने यहाँ लिखा, ठीक है। √2 से अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, √2 टाइम्स आ जाएगा, तो √2 तो चलो यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। नाउ अगर हम बात करें इसको, अगर मल्टीप्लाई करा दें यहाँ से तो कितना आ जाएगा, x+3 a² + b² माइनस का ab 2ab a इंटू बी कैलकुलेट करना है ना। चलो यहां से अगर मैं x² निकालूं तो x² तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। x का टर्म ढूंढे तो 8x यहां से आ जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म ढूंढे तो 15 यहां से आ जाएगा, ये आ गया ना। नाउ अब प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करें तो x² की टर्म को अगर मैं एक साथ लिखूं, x² की टर्म्स को कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ √2 तो यहां से आ गया। अगर x की टर्म्स को एक साथ लिखें तो 8x, तो हमने यहां से कॉमन ले लिया, तो यहां से अब 8x ना इसको साइड लेके है ना, ओके। 8x तो हमने कॉमन लिया, तो यहां से कितना बचेगा, 2 माइनस ऑफ √2 यहां से बचा, ठीक है। 15 माइनस 15 आ रहा है ना, -30 यहां से आया, ओके। 34 तो चला गया था ना, इसको इधर लेके जाएंगे तो -15 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 2 प्लस ऑफ √2 यहां से आ जाएगा, ठीक है। दैट इक्वल्स टू कितना है, 0 आया, ऐसा कुछ आ गया यहां से, ओके। अब पॉइंट को समझे है ना, बहुत ध्यान से समझिए कि मुझे क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है ना, ओके। देखो बहुत ध्यान से समझो ना, सवाल यही सॉल्व हो जा रहा है ना। हमें निकालना है इसका वैल्यू, डेल्टा r अपॉन 2 √2 ना। नाउ मुझे किसका वैल्यू निकालना है, डेल्टा r अपॉन 2 प्लस √2, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। डेल्टा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल देखो हमारे पास ये आ रहा है डेल्टा, तो हाफ तो हमने यहाँ लिखा डेल्टा का वैल्यू, हाफ BC साइन है, तो ये लिखेंगे x+3 x+5। अच्छा इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ, इसको जैसे अंदर मल्टीप्लाई कराओगे ना आप समझ जाओगे, x² तो यहाँ से आ गया, 8x का टर्म यहाँ से आ गया, प्लस का 15 यहाँ से आया, ये आ रहा है, ठीक है। और साथ में कितना है, 1/√2 आया, तो यहाँ से आ गया 1/√2 आया, ठीक है। r का अगर मैं वैल्यू बात करूँ, सर्कम रेडियस कितना आ जाएगा, 4√2 आ रहा है, ये लिख दिया। अपॉन में हमारे पास में कितना है, 2 + √2 आया, ये आया। अब देखो √2 से तो √2 कैंसिल हो गया, 2 से अच्छा ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है। तो पॉइंट को अगर समझे तो भैया ये तो हमारे पास ऊपर तो 2 लिखा हुआ है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 + √2 लिखा हुआ है ही। अच्छा अब देखो x² + 8x की अगर मैं वैल्यू लिखूं, 15 को इधर ले गए तो 15 कितना आ जाएगा, x² प्लेट इसका वैल्यू अगर लिखा जाए तो 15, तो यहां से आया 2 + √2 यहां से आया, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 माइनस ऑफ √2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमने इसका वैल्यू लिखा x² + 8x का वैल्यू, इसको उधर ले गए और 2 माइनस √2 से डिवाइड लगा दिया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, अब +15 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। अपॉन में है ना, यहां तक आया ना, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तभी हम पूरी कैलकुलेशंस कर रहे हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। 15 तो देखो बाहर कॉमन ले लो, 15 कॉमन ले लिया, 2 + √2 और 2 माइनस ऑफ √2 तो कितना, √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो चलो 4 आ गया, नीचे आ जाएगा 2 माइनस ऑफ √2 आ जाएगा, चलो ऊपर 15 आ रहा है। अब देखो यहाँ से कितना बनेगा, 4 माइनस का 2 तो यहाँ से नीचे तो आ गया, इन तरह से 2 यहाँ से है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 60, अगर कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक किया तो स्टूडेंट फिर आप अपने हिसाब से आप एक बार चेक कर लेना इसको ना। 9th का आंसर कितना आ रहा है, 60 आना चाहिए, मेरा आंसर 60 आया है ना, 60 सही है ना, कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी, बहुत बड़ी बात है ना। कई बार क्या है, तब बहुत बारीक बारीक सी कैलकुलेशन आ जाती है ना, तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ तो यहां तक की बात तो हमने चलो सॉल्व कर लिया, बढ़िया प्रॉब्लम था, आसान सा प्रॉब्लम था ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं थी ना। अब मूव करें अगली प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा देखो अगला जो प्रॉब्लम है ना, 10th नंबर का है ना, गुड प्रॉब्लम है ना, मतलब वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना कि लिमिट हमें निकालना है जब x 0 को अप्रोच कर रहा है। अच्छा देखो पहली बात तो देखो, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो दो साइड से अप्रोच कर सकता है, 0 प्लस हो सकता है या 0 माइनस हो सकता है। अच्छा अगर 0 प्लस हुआ तो भैया लॉग का डायग्राम तो इसका तो ऐसा कुछ आता है, 0 से अगर थोड़ा सा ज्यादा नंबर हुआ तो बस थोड़ा सा कम हो जाएगा, 0 से ये कम आएगा, तो 0 से कम आया तो ये कितना बनेगा, -∞ बनेगा। 0 से अब थोड़ा सा आगे जा रहा है, अच्छा इस लॉग का ग्राफ भी समझ लो, तो सभी को ना इसका ग्राफ भी पता रहना चाहिए, कुछ ऐसे आता है, कुछ ऐसे आता है,
इसका ग्राफ है ना, जीरो से थोड़ा सा आगे गए तो कैसा प्लस प्लस मतलब जीरो प्लस की तरफ जा रहा है, ठीक है। ग्राफ का थोड़ा सा बड़ा तो प्लस इन्फिनिटी बना, तो ये कितना बना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन रहा है ना, ठीक है। अगर मान लो कि मैं जीरो माइनस की बात करूं, जीरो से अगर थोड़ा सा कम लिया जाए, तो जीरो से अगर थोड़ा सा कम है नंबर है ना, नेगेटिव नेगेटिव हल्का सा नेगेटिव लिया तो पॉजिटिव बनेगा, तो यहां से तो क्या बनेगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और जीरो माइनस जीरो से थोड़ा सा कम गया तो जीरो माइनस बना, तो जीरो माइनस कितना बनेगा माइनस इन्फिनिटी। तो कैसा आया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आया। पहली बात तो क्या लिखा हुआ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है। अच्छा, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है तो प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो एक प्रॉब्लम को अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आता है ना, तो प्रॉब्लम में देखो हमेशा क्या आता है, तो एक्सपेंशंस लगते हैं, या तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगे या फिर एक्सपेंशन लगा दो, कोई भी है ना, जो भी मतलब सवाल में सुटेबल एक्सपेंशन हो, उसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं ना। बहुत ध्यान से समझना, आप प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से समझिए। तो पहला काम तो हमने क्या किया, तो जब भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो कोशिश ये रहती है कि जीरो अपॉन जीरो बन जाए, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी बन जाए ना। पहला काम तो चलो, इसको जब हमने सॉल्व कर रहे हैं तो हमने इसका एलसीएम लिया। तो एलसीएम जब लेंगे तो ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ ln ऑफ वन माइनस एक्स, तो हमने ऐसे लिखा अपॉन में ln ऑफ वन माइनस एक्स ln ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई है ना, कि एलसीएम ले लिया तो अभी इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के फॉर्मेट में आ रहा है ना, ठीक है। ये भी इन्फिनिटी मतलब ये जीरो जीरो की तरफ जा रहा है ना, सॉरी ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया है ना। चलो कहने का मतलब ये है कि जीरो बाई जीरो फॉर्म आया, ठीक है। तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। एक तरीका एल एच रूल लगाओ, नहीं एल एच रूल से तो गड़बड़ हो जाता है मामला ना कई बार। अब क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। सिंप्लीफाई में देखो कुछ कुछ रिजल्ट आपको पता है, एक रिजल्ट मुझे ये पता है, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो लॉग ऑफ वन प्लस एक्स अपॉन में एक्स, अगर एक्स अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो भाई ये वाला नंबर अगर मान लो जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये वाला नंबर भी अगर जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ओवरऑल जो इसका लिमिटिंग वैल्यू है कितना आएगा, वन आएगा, ठीक है। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देखो हमने क्या किया, सेम इसको कुछ फॉर्मूला बनाया है, तो बहुत ध्यान से समझना इस बात को। पहले तो मैं इसी पर ही फोकस कर रहा हूं, एक्स अगर जीरो है ln ऑफ एक्स है ना। एक और पॉइंट समझते हैं ना, मैं आपको चलो बात में समझाता हूं, ये बहुत ही बढ़िया है ना दासो प्रॉब्लम है ना। ln ऑफ वन माइनस एक्स, अब देखो मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, समझो वन माइनस एक्स तो यहां लिखा हुआ है, माइनस एक्स तो मैंने यहां लिखा और माइनस एक्स यहां लिखा। एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो देखो ये सेम क्वांटिटी यहां लिखा हुआ है, ये क्वांटिटी यहां लिखा हुआ है, तो ओवरऑल कहां अप्रोच करेगा, वन को अप्रोच करेगा, मतलब इसका लिमिटिंग वैल्यू तो वन आ जाएगा। बट आपको एक बात पता होना चाहिए, हम जब भी लिमिट लेते हैं तो एक साथ लिमिट लेते हैं ना, ठीक है। वैसे यहाँ पे आप अलग अलग भी लिमिट ले सकते हैं, बट ओवरऑल का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और जीरो नहीं आना चाहिए ना, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला ना। किसी एक सेपरेट लिमिट जीरो नहीं होना चाहिए किसी का भी ना। नाउ अब हमने क्या किया, यहाँ पर ऐसे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो x जब जीरो को अप्रोच कर रहा है तो जीरो जीरो, तो यहाँ वन को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने क्या किया, इसको फॉर्मूला बनाया वन प्लस, ठीक है, वन जोड़ दिया वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो उसको ऐसे लिख दिया एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में हमने क्या लिखा, एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी लिखा हमने एक्स माइनस वन प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, इसका लिमिट में कोई समस्या नहीं है, इसके लिमिट में अब कोई समस्या नहीं है, वन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात हमारे पास चली, एक्स माइनस वन और वन प्लस अंडर रूट ऑफ ऐसे कुछ लिखा हुआ है। अब देखो पॉइंट को समझते चले है ना बहुत ध्यान से।
कोशिश यही है कि समझ में आ जाएगा बच्चों को ना। इन दोनों की लिमिट को चलो मैं बाहर निकाल के एक बार को 1 1 लिख देता हूँ ना, माइंड में ये कि 1 1 आ गया ना। ठीक है, अब मैंने एक और काम क्या किया, देखो यहाँ से मैं इस वाले पार्ट को लेता हूँ कॉमन, तो log m, तो log ऑफ ln, तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाई 2 आ रहा था, बाई 2 को चलो मैंने यहाँ लिखा, ठीक बात है। तो log mn बनेगा ना, तो log इसको पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो डिवाइड में चला जाएगा ही। ठीक है, तो अगला हमारे पास में क्या बचा, ln ऑफ, तो 1 तो यहाँ से बचा, और x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ आ गया ना। इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो इसके अंदर ये बच गया ना, तो ये वाला पार्ट तो log mn का फॉर्मूला लगा दिया, log m प्लस log n, ये बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ln ऑफ 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है। ठीक है, अपॉन में से प्लस में 3 टर्म्स आई है ना। अब देखो पॉइंट को समझो, मैं इसको मान लो थोड़ी देर के लिए फर्स्ट बोलता हूँ, इसको सेकंड बोलता हूँ। मान लो कि फर्स्ट को मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड को मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, और यहाँ से माइनस एक्स आ रहा है। ठीक है, अब मैंने इसको कर दिया रेशलाइज। रेशलाइज करने से क्या हुआ कि ये तो बन जाएगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1 यहाँ से आएगा, माइनस का 2x यहाँ से आएगा, माइनस का 1 यहाँ से आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, अपॉन में जो टर्म आएगा वो कितना आ गया हमारे पास में आ गया, रेशलाइज जब कराएंगे तो x माइनस 1 माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो x कहाँ अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ये कहाँ अप्रोच करेगा, -1। x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो -1, तो कितना आ जाएगा, -2 आया, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 बन जाएगा ना, हाफ। चलो अब देखो पॉइंट को समझिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, 1 से 1 भी कैंसिल हो गया, ठीक बात है ना। x 0 को अप्रोच कर रहा है तो यहाँ से कितना आ गया, -1, और -1 यहाँ से आया तो कितना आया, माइनस का 2 आया। अच्छा, माइनस का 2 आया तो माइनस का 2 से प्लस का 2 भी, माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अल्टीमेटली कितना x आया, और यहाँ से कितना आ रहा है, x आ रहा है ना। तो ये कितना बन गया हमारे पास, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बना, इसका लिमिटिंग वैल्यू मैंने ले लिया ना। चलो इनका, और देखो इसको टर्म्स को मैंने यहाँ लिखा ना। अब समझो बात को बहुत ध्यान से कि हाफ तो यहाँ है, पहले अपॉन में समझाता हूँ आपको ना। फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं थी, सेकंड में कोई दिक्कत नहीं थी, इस वाले पार्ट को जब हम लेंगे तो लिमिट कितना आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा ना। इसकी लिमिट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, यहाँ कितना आ रहेगा, माइनस का 2x आ रहा है ना। अच्छा, -2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस का x आया, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है फाइनली। ओके, अच्छा अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पे भी लिमिट ले लो ना, कोई समस्या नहीं है ना। फर्स्ट का लिमिट भी बना आएगा, सेकंड का लिमिट भी बना जाएगा, कोई समस्या नहीं है। कारण बताऊंगा, बस 0 लिमिट नहीं आना चाहिए ना। प्रोडक्ट में आप ऐसे लिमिट ले सकते हैं ना, वैलिड रहता है हमेशा, नहीं तो एक साथ बाद में लिमिट ले लेंगे ना। इसलिए मैं फर्स्ट सेकंड इसलिए लिख रहा हूँ कि आप ये समझ लें कि हमने बाद में एक बार लिमिट लिया है, एक साथ ही लिमिट लिया हुआ है ना। चलो इतने हिस्से को छोड़ दिया, तो -2x यहाँ से आया और यहाँ से कुछ ऐसा आएगा। चलो यहाँ से -1 -2 कट जाएगा, प्लस का x, माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से आया, माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना। ठीक है, माइनस साइन आया है, नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म आया, अल्टीमेटली ये रहा। अब देखो मुझे क्या करना चाहिए, ऊपर वाले पार्ट को एक्सपेंशन लगाना चाहिए। तो लॉग का एक्सपेंशन हमें सभी को पता है, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन कितना आता है भैया, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन आएगा x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 x पावर 4 बाई 4, कुछ ऐसे आता है ना। तो हमने क्या किया, बाई 2 तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, तो x की जगह कितना आ जाए, एक्स स्क्वायर, फिर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, तो मतलब x पावर 4 बाई 2 किया। ठीक है, आगे हमें जाने की जरूरत नहीं कि नीचे जितना डिग्री होता है ना, उसका हम 1 या 2 ज्यादा डिग्री तक ऊपर लिखते हैं ना। अप टू इन्फिनिटी तक x से एक्सपेंड कराओगे, प्लस साइन ऑफ। अब मैं इसको एक्सपेंशन करता हूं, x तो हमने यहां लिखा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसे लिखा ना, x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर में कितना आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर यहां तक आया, ठीक है, प्लस फिर एक्स क्यूब लिखेंगे, एक्स क्यूब है ना, प्लस के बाद माइनस आएगा तो एक्स क्यूब, तो यहाँ क्यूब आ जाएगा और यहाँ अंडर रूट एक्स का क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, दूसरा वाला ब्रैकेट आया। अब तीसरा वाला ब्रैकेट को भी हम आगे लिखते हैं, प्लस साइन, कलर ब्लू लेते हैं ताकि चमकता सा दिखाई दे आपको ना।
बहुत ध्यान से समझना है ना ये सब बातों को। अब 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखना है, 1 प्लस एक्स का पता है, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यू बाई 3 डॉट डॉट इन्फिनिटी, कुछ ऐसे आया। ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से समझिए, एक्स की टर्म्स को अगर समझे ना, ओके ओके, समझो बच्चों, बहुत ध्यान से समझना है हमें। लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू जीरो, तो हाफ तो हमने यहां लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर 4/2 अप टू इन्फिनिटी, है ना। ठीक है, देखो मेनली क्या, इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये कितना लिखा हुआ हमारे पास में 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर में कितना लिखा हुआ है माइनस हाफ। इसका जब मैं एक्सपेंशन लिखूंगा तो 1 प्लस एन एक्स लिखेंगे, तो एक्स तो यहां पर है ही, तो 1 प्लस एन का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस हाफ, एक्स का वैल्यू कितना है एक्स स्क्वायर आया, फिर एन इंटू एक्स पावर 4 का बनेगा अगला टर्म ना। चलो ठीक है, हमें जरूरत नहीं है उस टर्म की, ये हमने यहां से लिखा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये इसको हम जब -1 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स, तो ये बन जाएगा, पावर जब ऊपर लेके जाएंगे ना -1, एन का वैल्यू तो आ गया -1, एक्स का वैल्यू कितना आ गया एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, ऐसे कुछ चलेंगे और डॉट डॉट कुछ अप टू इन्फिनिटी तक ये जाएगा। देखो मैंने क्या किया, अभी इन दोनों टर्म्स को लिख रहा हूं मैं ना, आप समझने की कोशिश करना मेरी बात को। इस वाली टर्म को लिखा अभी मैंने, और एक इस वाली टर्म को मैंने अभी लिखा ना, बाकी इस टर्म को अभी मैंने एज इट इज यही रख दिया ना। अपॉन में एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स स्क्वायर है, ये मुझे पता है ना, बाकी मुझे कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब देखो पॉइंट क्या है, पॉइंट अब समझना ना, अब यहां से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हम डायरेक्शन में चल रहे हैं ना। यहां से कितना आया माइनस एक्स आ रहा है, एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, बस इतना ही हमें चाहिए ना। अब देखो पॉइंट को समझिए, एक्स का टर्म यहां से आ रहा है प्लस का एक्स और माइनस का एक्स आया, कट गया, इसको हटा देते हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म ढूंढते हैं। तो भैया एक्स स्क्वायर की टर्म अगर मैं ढूंढूंगा तो एक्स स्क्वायर की टर्म यहां से आ रहा है एक एक्स स्क्वायर, चलो लिख लेते हैं 1/2 आया। एक्स स्क्वायर की टर्म यहां से कहीं आ रहा है, एक्स को जब अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स का टर्म आएगा, एक्स स्क्वायर का टर्म यहां से आ रहा है, हाँ -1 आ रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म यहां से आ रहा है, हाँ माइनस हाफ आ रहा है। ठीक है, बाद में तो फिर क्या आएगा, एक्स क्यू का टर्म आ रहा होगा, जो कुछ भी कोफिशिएंट आए कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अपॉन में यहाँ कितना आ रहा होगा, उस सबकी लिमिट 1 हमने पुट कराई दी है ना, अब आप समझ गए होंगे कि हाँ लिमिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स स्क्वायर जब मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स जब जीरो का अप्रोच कराएंगे तो सारा जीरो चला जाएगा ना, हाफ से हाफ यहाँ कैंसिल हो जाएगा, -1 तो यहाँ लिखा हुआ है ही। ठीक है, तो यहाँ से आया -1। ठीक है, और कहीं मैंने कुछ गड़बड़ कर रखी है क्या, x-1 प्लस साइन, तो हाफ यहां पर आ गया, -x² यहां से आया ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर का टर्म एक बार फिर से देखते हैं, एक्स स्क्वायर तो यहाँ से हाफ आ गया, एक्स यहाँ तो एक्स का टर्म बनेगा, छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर टर्म बनेगा तो यहाँ से माइनस हाफ आएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर टर्म बनेगा तो माइनस हाफ आएगा, माइनस हाफ प्लस हाफ तो कैंसिल हो जाएगा, -1 यहाँ से बना, माइनस साइन यहाँ से बना। ठीक है, मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आ रहा है ना बच्चों, कितना आंसर आएगा इसका, अकॉर्डिंग मी है ना, जो आंसर आ रहा है -1 आ रहा है ना, और एक माइनस साइन चलो यहाँ पर है तो -1 से कितना आ गया +1 आया, ये आंसर आ रहा है ना। कहीं शायद एक 2 की गड़बड़ हो रहा है, शायद 2 भी आ रहा था, 1/2 आ रहा था जब मैंने पहले कहीं सॉल्व किया था। तो लाओ एक बार मैं फटाफट चेक भी कर लेता हूँ ना, कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कितना दे रखा है हमारे पास ना, चाहिए था तो अपने एलसीएम ले लिया, यहाँ तक की बात ठीक थी ना, यहाँ तक भी हमने सही कर दिया था, इस वाले पार्ट को हमने बाहर लिख लिया, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया, log m प्लस log n जब लिखेंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ लिख दिया, ln ऑफ 1 माइनस एक्स, यहाँ तक की बात ठीक थी। ठीक है ना, अब हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को चलो यहाँ पर लिखा, यहाँ कहीं गड़बड़ कर रहे हैं क्या, है ना, 1 प्लस है ना, सेम क्वांटिटी, ये कहा x जब 1 को अप्रोच कर रहा है, सॉरी x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ से कितना आ गया -1 और यहाँ से +1 आया, तो ये 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये भी 0 को अप्रोच कर रहा है, सेम क्वांटिटी, तो ये आ गया है ना। ठीक है, x-1 हमने यहाँ लिखा,
अब हमने क्या किया, रेशनलाइज कराया, तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे माइनस इसका स्क्वायरिंग कराएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 ठीक है, -1 माइनस एक्स स्क्वायर भी ठीक है, x -1 यहाँ से आएगा, माइनस ऑफ यहाँ से आएगा, x 0 को अप्रोच कर रहा है तो -1 यहाँ से आया, -1 यहाँ से आया, माइनस का 2 आया, और -2x हमारे पास में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, -2 यहाँ से आया और -x आ गया है ना अल्टीमेटली, तो ये हुआ। ओके सॉरी, यहाँ से +x आ रहा है तो यहाँ से -x आ रहा है, -x² आ रहा है ना। ठीक है बच्चों, शायद अभी के हिसाब से मेरा आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, ये आंसर रहेगा ना। कैलकुलेशन एक बार आप चेक भी कर सकते हो, नो डाउट, और अदरवाइज मैं चेक कर लूंगा ना। इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक की है तो, बाकी तरीका बहुत क्लियर है आपको ना, तरीका एकदम कंसेप्ट क्लियर है ना, कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो इसका लिमिटिंग वैल्यू अगर 1 है तो देन 2 के ईच ना, तो वो तो फिर आंसर 2 आ जाएगा, आंसर 2 आएगा। और शायद मेरे हिसाब से इसका आंसर हाफ आ रहा था, हाफ शायद, है ना। नाउ अब इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो मतलब अभी तो खैर गलत हो गया ना, 2 आंसर आएगा ना। चलो ठीक है स्टूडेंट, एक बार आप इसका लिमिट चेक कर लेना। आई थिंक पहले सर इसका आंसर शायद हाफ था शायद, है ना, पर अभी सॉल्व करने पे 1 आ रहा है, कहीं या तो वहाँ गलती है या यहाँ गलती है ना, कहीं एक जगह गलती है ना। प्लीज चेक दैट है ना, और प्लीज इन्फॉर्म भी ना, मुझे इन्फॉर्म भी कर दिया करो ना। कुछ कुछ प्रॉब्लम है कि बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, बहुत सारी कैलकुलेशंस हो जाती है प्रॉब्लम्स के अंदर। ठीक है बच्चों, नाउ तो आगे मूव करें। तो आज का हमने डीपीपी सॉल्व कर लिया, तो डीपीपी को समराइज करते हैं फटाफट से ना। तो देखो पहले प्रॉब्लम्स को समझे, तो 5 हमारे पास इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स थी, है ना, न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स थी। तो ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी आसान होने वाला प्रॉब्लम था, ये तो बहुत ही लल्लू प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम भी बढ़िया था, ये प्रॉब्लम भी मस्त था, मतलब 6 और 10 प्रॉब्लम सबसे जबरदस्त प्रॉब्लम थी ना। उसके बाद ये प्रॉब्लम भी बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी बढ़िया प्रॉब्लम था, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। ये दोनों आसान प्रॉब्लम थी, सॉल्वेबल, है ना। ठीक बच्चों, आई होप आपको डीपीपी नंबर 32 आपने सॉल्व कर लिया और इसमें सभी प्रॉब्लम्स को आपने एंजॉय भी किया, है ना। ओके बच्चों, चलो बाय बाय।